नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पुंडरी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली बोर्ड के जेई जो है वो दिनेश गिरफ्तार हुए। 1500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है और नैना गांव के किसान से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे थे। ट्रांसफार्मर लेने के लिए किसानों से ये रिश्वत मांगी जा रही थी और दूसरे स्टेशन से ट्रांसफार्मर मांगने का हवाला दिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो है वो एक जेई गिरफ्तार हुए। ट्रांसफार्मर लेने गए थे और किसानों से रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे थे। दूसरे स्टेशन से ट्रांसफार्मर देने की मांग जो है वो की जा रही थी। और ये बड़ी खबर पुंडरी से है, जहां पर बिजली विभाग के जो जेई होते हैं 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। और ट्रांसफार्मर लेने किसानों से गए हुए थे, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसको सही करवाने के लिए किसानों ने दरखास्त लगाई होगी और उसके बाद जेई वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। दिनेश इनका नाम बताया जा रहा है और 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। नैना गांव का ये पूरा मामला, ट्रांसफार्मर लेने गए किसानों से मांगी रिश्वत और दूसरे स्टेशन से ट्रांसफार्मर देने की बात की गई थी। ये पुंडरी का पूरा मामला, जहां पर बिजली बोर्ड के जेई का एक, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे की कार्रवाई जो है वो टीम अब करती हुई नजर आ रही है और जेई को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिजली बोर्ड का ये जेई दिनेश है, इसको गिरफ्तार किया है और 1500 रुपए रिश्वत लेने का ये पूरा मामला है और रंगे हाथों इसको पकड़ा गया है। दरअसल पुंडरी के नैना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रिश्वत लेता ये गिरफ्तार हुआ है। एप्लीकेशन दी थी, कार्रवाई की और ये सारी कार्रवाई के बाद बोले मेरे को पैसे, भाई तित्रम जो स्टोर है इसमें अपना ट्रांसफार्म नहीं है, पेवा से लेना पड़ेगा। और पेवा जो जेई बैठा है वो पैसे बगैर ट्रांसफार्म नहीं देगा, तो पैसे देने पड़ेंगे उसको। किसको पैसे दिए, क्या नाम है उसका? पैसे तो मैंने दिनेश जी को दिए हैं जी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विजय जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये बिजली बोर्ड का जेई और 1500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी, इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जब इनको नोट दिए गए, 3 से नोट बरामद कर दिए गए, जिससे इनके हाथ लाल हो गए और उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। इन पर धारा लगाकर इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल विजय, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती रहती हैं। दरअसल पूरा मामला क्या था, ये आपसे समझना चाहेंगे। जो ट्रांसफार्मर था उसको बदलने की प्रोसेस थी, या जो ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं उसको सही करने के एवज में रिश्वत मांगते हुए ये जेई नजर आ रहा था? जी, ये ट्रांसफार्मर इन्होंने बदलना था, ट्रांसफर उसकी जगह दूसरा लगाना था। हाँ। तो इसलिए उन्होंने ये रिश्वत मांगी। उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर है और उसकी एवज में हमें 1500 रुपए दोगे तब ट्रांसफर दिया जाएगा। हाँ। जी, और इससे पहले भी क्या, अगर आपकी गांव वालों से बात हो पाई हो, क्या इससे पहले भी इस तरह के कामों को लेकर रिश्वत मांगने का जो सिलसिला है वो बना रहता था? इस तरह के तो मामले आते ही रहते हैं जी। यहाँ पर भ्रष्टाचार तो हर विभाग में व्याप्त है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बिजली बोर्ड के जो जेई हैं 1500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है और ये ट्रांसफार्मर को लेकर जो है पूरा मामला बताया जा रहा है। इससे पहले भी अलग अलग विभागों से इस तरह की जो घटनाएं वो घटित होती हुई नजर आती हैं। तो वहीं पर रेवाड़ी से खबर है, जहां पर दिल दहलाने वाली एक घटना निकलकर दरअसल सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि 2 सगे भाइयों ने जहर खा लिया है और उसके बाद पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। जहां इस घटना में पिता और एक के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और एक के बेटे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान घायल युवक को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और आगे की तफ्तीश पुलिस करती नजर आ रही है। उसके बाद जैसे इसके बाद पोस्टमार्टम संस्कार के लिए गांव में जा रहे थे उसको करवाने के लिए, तो जो मृतक है सुभाष सोनू मौजी सिंह, ये आधे रास्ते से चकमा देकर और वहां जो खेतों में तार फिनिशिंग है उसमें अपना पजामा निकालकर गले में फंदा लगाकर इसने सुसाइड किया है। मैं उसका भाई हूँ छोटा, और हम उसको जो उसका लड़का एक्सपायर हुआ था उसके समय उसके कार्यक्रम कर रहे थे उसके अंदर, तो जैसे कि लकड़ी रखी वहाँ पे, तो हमें पता चला कि वो भी खत्म हो गया। हम वहाँ से दौड़े चले आए तो पूछा कि उसमें सदमा आ गया था। उसने पजामा निकाल के गले में डाल दिया था और तार वगैरह था
उन वजह से पानीपत से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां पर वकील के चैम्बर के बाहर जो है वो फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया और चैम्बर नंबर 267 बताया जा रहा है जहां पर बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। स्टेशन संचालित करने को लेकर गोली के छर्रे लगते हुए नजर आए। फायरिंग से जो चैम्बर का शीशा है वो भी टूटा है और बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वकीलों ने पुलिस को सूचना दी, आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करती हुई नजर आएगी। लेकिन बड़ी खबर है ये पानीपत से जहां पर कानून के रखवाले जो कानून की बात करते हैं उन्हीं की चैम्बर के आगे इस तरह की फायरिंग की गई। 267 नंबर चैम्बर ये बताया जा रहा है यहां पर गोली के छर्रे भी मिले और स्टेशनरी संचालित करने वाला जो फायरिंग में शीशे भी टूटते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर पानीपत से जहां पर वकीलों के चैम्बर के बाहर फायरिंग हुई है और चैम्बर नंबर 267 में ये फायरिंग बताई जा रही है। स्टेशनरी संचालक के तौर पर भी पास ये चैम्बर बैठी हुई थी और फायरिंग से शीशा भी टूट गया है। यानी बड़ी खबर ये पानीपत से जहां पर फायरिंग की वजह से जो शीशा है वो टूटा है और बदमाशों के हौसले जो हैं वो किस कदर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर चैम्बर के पास फायरिंग की गई है और फायरिंग से शीशा भी टूटता हुआ नजर आया। इसके बाद वकीलों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई अब नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको पानीपत से बता रहे हैं जहां पर चैम्बर के पास बैठी स्टेशनरी संचालित थी और फायरिंग से जो शीशा है वो भी टूटता हुआ नजर आया है। यानी कि जो बदमाश है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही चैम्बर 267 है और इसका जो शीशा है वो दरअसल ये टूटता हुआ नजर आया है क्योंकि जब फायरिंग हुई तो उसकी धमक से ये शीशा टूटता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर वकीलों का जमावड़ा जो है वो इकट्ठा होने लगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। आगे की कार्रवाई पुलिस करती दिखाई दे रही है। चैम्बर के साथ बारी है, स्टेशनरी बारी है, उसके पैर में उसको पुलिस वाले मेडिकल के लिए तकरीबन 11 बजे के आसपास की बात है। मैं चैम्बर में था, जूनियर्स थे और कई क्लाइंट भी थे, तकरीबन 7-8 बैठे थे। तो एकदम से धमाके की आवाज़ हुई, पता लगा, बाहर जाके देखा तो वो कोई 2-3 आदमी, उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके हाथ में गन थी। वो गन कैसे फायर हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, तो मैंने जो देखा कि शीशा टूट गया मेरे जूनियर को। हम इस बारे में प्रशासन से बात करेंगे कि भाई आगे से भविष्य में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का जो हादसा वो ना हो। यहाँ पे कोर्ट कंपाउंड में टोटली पूर्ण तरीके से जो है असले को बैन करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक की जांच में जितना हमने अपने लेवल पे पता किया कि वो गोली जो चली है वो कह रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं चलाई गई है, वो गलती से चली है। तो आपके सामने ये यहाँ पहले उसने गोली का फायर किया जमीन पे, इससे जमीन पे लगने से फिर सीधा शीशे से टकराया। एक ही हमारी बिटिया थी टाइपिस्ट, इसको छर्रे लगे। तो इससे ये कहता है कोई बदमाश टेरर फैलाने की वजह से यहाँ बेखौफ है बदमाश, और पानीपत पुलिस कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है। तो वहीं इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी धर्मवीर जो है वो पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि बदमाशों के हौसले अगर इतने बुलंद होते हुए नजर आएंगे तो कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आएगा। धर्मवीर जी, आपको बता दें ये घटना आज सुबह 11 बजे के करीब की है। वहां पर कोर्ट के जो चैम्बर में विधायक वकील बैठते हैं उसके बरामदे में एक गोली चलती है और वहां पर धमाका होता है। जिसमें वहां पर एक टाइपिस्ट बैठी थी लड़की, उसको छर्रे भी लगे हैं। पुलिस द्वारा उसको इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल शुरुआती जांच में चाहिए वन की टीमें और पुलिस थाना पुलिस बीच में लगी हुई है। फिलहाल शुरुआती जांच में पुलिस का ये कहना है कि जिसने गोली चलाई है उससे पूछताछ करने से पता चला है कि उन्होंने जानबूझकर ये गोली नहीं चलाई, अचानक ये गोली उनसे चल गई, जिसके चलते वकीलों पर भी काफी रोष देखने को मिला। जी बिल्कुल, एक ये बड़ी घटना है। दरअसल ये अचानक गोली चली हो या गोली ना चली हो, अगर वकीलों के चैम्बर के पास अगर फायरिंग का मामला निकलकर सामने आता है तो ये एक बड़ी घटना मानी जाएगी। इसको लेकर जो वकील हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटित होती हुई पानीपत में दिखाई देती थी? जी, आपको बता दें कि सभी वकील इकट्ठा हुए थे। भारत एसोसिएशन पानीपत के जितने भी वकील हैं सब में गैर पुलिस के प्रति गैर था भी। यहाँ पर कोई किसी भी एंट्री में जहाँ पर
वकीलों के चैम्बर है, वहाँ पर किसी भी एंट्री में पुलिस का कोई भी वहाँ पर कर्मचारी तैनात नहीं किया गया है। 4-5 रास्ते लगते हैं, कोई भी बदमाश यहाँ पर अंदर घुस सकता है और बड़ी घटना को वो यहाँ पर अंजाम दे सकता है। इस पुलिस विभाग के प्रति भी वकीलों को में काफी रोष देखने को मिला। बिल्कुल धर्मवीर, अगर बात की जाए जिसने फायरिंग की है, जिससे फायरिंग हुई, क्या उसकी गिरफ्तारी, कोई उसकी पहचान अब तक हो पाई है? ये आपको बता दें कि सीआईए पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले रखा है। उनसे पूछताछ शुरुआती जांच में सीआईए उनके प्रभारी नवराज सिंह ने बताया कि वो पूछताछ कर रहे हैं। शुरुआती जांच में ये बताया गया है कि फिलहाल जो गोली चली है वो अचानक चली है और चलाई नहीं गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी धर्मवीर बताते हुए कि जो वकील की चैम्बर के पास दरअसल गोली चली, वो अचानक गोली चली थी और चलाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन बड़ी घटना जो है इससे घटित होती नजर आ सकती थी। उधर बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर फरीदाबाद के आजाद नगर रेलवे ट्रैक के पास रक्षाबंधन वाले दिन 11 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को 1.25 महीना बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने लगभग 200 लोगों से पूछताछ की है और इसके साथ ही आरोपियों की जानकारी देने पर 2 लाख रुपए का इनाम तक रखा गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सुराग लगता हुआ नजर नहीं आया। इसका विरोध करने के लिए पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की है और वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पर बल्लभगढ़ के एसडीएम ने यह कहा है कि घटना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और इसमें जो भी आरोपी होंगे उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस हर संभव प्रयास से करती हुई नजर आ रही है और जल्दी पुलिस कोई ना कोई सबूत जुटाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करेगी। बिल्कुल, हम इसीलिए आज यहाँ धरना करने पर, प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। पिछले 11 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन एक 11 वर्षीय बच्ची जो दलित परिवार की थी, उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई और आज 1.25 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग हरियाणा पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस की कार्रवाई अगर चल रही होती तो आरोपियों की पहचान जरूर हो पाती, क्योंकि आसपास कई लोगों ने, मेरी भी बात हुई है वहाँ पे उसकी मदद से, कि उसने भी आरोपियों की पहचान की है और पुलिस को बताया, लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस की मिली भगत है। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस की मिली भगत, अगर पुलिस की मंशा होती, पुलिस कार्रवाई कर रही होती तो अभी तक। तो वहीं पर नारनौल में इन दिनों एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसमें एक महिला पुलिसकर्मी की दादागिरी जो है वो दिखाई देती नजर आ रही। वीडियो में महिला पुलिसकर्मी बाइक के सवार युवक को थप्पड़ जड़ती दिखाई दी है और इसका वीडियो स्थानीय लोगों ने बना लिया और अब लोग जिला कप्तान से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि पुलिस आम जनता को परेशान कर रही है और आपको बताएं कि महिला पुलिस अधिकारी नारनौल के सिटी थाने में तैनात है और वो पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है। ये तस्वीरें आप नारनौल की देख रहे हैं, जहां पर महिला पुलिस कर्मी की जो दादागिरी है वो दरअसल दिखाई दे रही थी और बाइक के सवार युवक को यहां पर थप्पड़ जड़ती हुई ये वीडियो वायरल होती हुई नजर आई। इसके बाद लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए पुलिस के इस रवैये से दिखाई दिए और इसके बाद उन्होंने कप्तान की जाके गुहार लगाई कि पुलिस का जो रवैया है वो जनता के प्रति नर्म नहीं है और जिस लहजे के लिए पुलिस को जाना चाहिए वो दरअसल लहजा जनता के लिए इख्तियार नहीं हो रहा है। तो वहीं पर चरखी दादरी के अंदर जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के सामने ठेकेदारों ने धरना दिया है और ठेकेदारों का यह कहना है कि बीते 6 महीने से उनकी पेमेंट नहीं दी गई। आपको बताएं कि चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग के करीब 70 ठेकेदारों के 7 करोड़ रुपए अभी तक अटके हुए हैं और ठेकेदार कई बार विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत कर चुके हैं। ठेकेदारों का यह कहना है कि उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। सरकार ने जीएसटी 12% की जगह 18% कर दी है, जो बिल्कुल भी गलत है और वहीं इस पूरे बारे में जब जन स्वास्थ्य विभाग से बात की गई तो उन्होंने ये कहा है कि ठेकेदारों की मांगे उच्च अधिकारी और सरकार तक भेज दी गई हैं और जल्द ही इनकी मांगों का निवारण किया जाएगा। इसलिए बैठे कि 6-7 महीने से पेमेंट नहीं आ रही, कई स्कीम ऐसी जहाँ टोकन नहीं लग रहे और न महकमा कोई गौर करे न हरियाणा सरकार गौर करी है। जब तक ये पेमेंट नहीं हो जाएगी तब तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी। सभी हरियाणा में जितने भी ठेकेदार हैं सभी डिपार्टमेंटों में ऐसा ही हाल है और सब ने काम बंद कर रखे हैं, सब अपने
विरोध करे से बढ़ता। खबर झज्जर से आ रही है, जहां पर जहाजगढ़ मोड़ के पास एक हादसा हो गया है और आपको बताएं कि हादसे में पत्नी की मौत हो चुकी है और पति का इलाज लगातार जारी। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर पति पत्नी सवार थे और इसको ट्रोले ने टक्कर मार दी है और पुलिस ने ट्रोला चालक के खिलाफ मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपनी पत्नी के साथ सासुरली से अपने वहां से मेरा बोरा लेकर अपने गांव वापस मोकर जा रहा था जी। अपने मोटरसाइकिल पे जहाजगढ़ बरकर के पास पहुंचे तो आगे स्कूल के बच्चे क्रॉस कर उन्होंने रोक ली तो पीछे से ट्रेले का चालक आया, वो अपना तेज स्पीड में था, उसने गफले लापड़ा चलाते हुए सीधी टक्कर मारी। टक्कर लगती इसकी पत्नी की मौत। खबर समालखा से आ रही है, जहां पर नई अनाज मंडी में बने किसान विश्राम गृह को लेकर कई दिनों से किसान यूनियन और प्रशासन के बीच लगातार नोकझोंक जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और आपको बताएं, कई दिन पहले किसान यूनियन के बैनर तले कई किसान नई अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में आकर रुके हुए थे और किसानों का ये कहना है कि ये विश्राम गृह किसानों के लिए बना हुआ है और वो यहां पर से नहीं हटने वाले हैं। और इसी को लेकर मार्केटिंग कमेटी के सचिव और एक्ससीएन ने थाना प्रबंध के साथ जाकर किसानों से बातचीत की, लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच जो तनातनी है वो लगातार बनी रही और कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी नई अनाज मंडी में किसान विश्राम गृह में पहुंचे, जहां किसानों के विश्राम गृह को लेकर अपनी सारी समस्या राकेश टिकैत को बताई गई और इस पर उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हर मंडी में किसानों के लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं और किसान मंडी में भी फसल बेचने के लिए जो किसान आता है वो विश्राम गृह में ठहरता है और फिर अलग अलग प्रशासन बताए कि किसान विश्राम गृह कहां बनाया गया है और वहीं पर किसान जो है वो अपना आकर विश्राम करता नजर आएगा। किसान यहाँ पे जिस दिन फसल लेकर आनी बंद हो जाएगी और ये किसान सीधा कहीं जाल लगागा तो उस दिन का देखेंगे। मंडी है तो मंडी में किसान भवन बने हुए हैं। किसान अरे इनमें 7 साल से यहाँ कौन रुका कौन किसान रुका उसका नाम बता दे, कहाँ है उनका हिसाब किताब दिखा दो, कौन इसको देख रहा भाई वो दिखवा दो बैठ के उसके कागज पत्र। उधर प्रदेश सरकार नागरिक अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत दरअसल कुछ और ही नजर आती है। जिंद के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो हालत इससे ज्यादा बदतर होती हुई नजर आती है कि अस्पतालों में मरीज को पर्याप्त दवाएं तक मुहैया नहीं हो पाती और न ही डॉक्टर मरीजों को अस्पताल के बाहर से दवा लेने के लिए मजबूर करते हुए नजर आते हैं। पर्याप्त एंटीबायोटिक दवाइयां तक मुहैया नहीं हो पाती हैं और मरीजों ने यह बताया है कि पिछले 15 दिनों से दवाई नहीं मिली है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सिविल अस्पताल सूत्रों की माने तो 250 प्रकार की दवाइयां मरीजों को निःशुल्क मिलती हैं, लेकिन काफी दिनों से अस्पताल में 123 प्रकार की दवाइयां तक मिलती नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन अब मरीजों की अगर बात की जाए तो खरीद पर 100 से 200 रुपए तक उनको देने पड़ते हैं और सिविल अस्पताल में पहले स्वीकृत पोस्ट के लिए आधे डॉक्टर तक मुहैया नहीं है। यानी कि जिनसे ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के दावों की पोल ये अस्पताल खोलता हुआ नजर आ रहा है। जो बेसिक दवाइयां हैं जो मरीजों को मिलनी चाहिए, एंटीबायोटिक की दवाइयां तक जो है वो जिंद के सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं और इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का यह कहना है कि डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में जितने होने चाहिए डॉक्टर तक यहां पर मुहैया नहीं हो पाते हैं और जो डॉक्टर मुहैया होते हैं वो बाहर से दवाइयां लिख देते हैं, जिससे गरीब जो तबका है उसको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पैसे नहीं होने की वजह से वो दवाइयां पर्याप्त नहीं ले पाते। ये तमाम खामियां जो हैं वो अस्पताल के अंदर नजर आ रही हैं। अब इसको लेकर ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से और प्रशासन किस तरह से इसकी व्यवस्था करता हुआ नजर आता है और लोगों को जो दिक्कत और परेशानी हो रही है उससे उनको कितना निजात मिल पाता है। तो वहीं पर मशहूर कॉमेडियन कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और आपको बताएं कि राजू श्रीवास्तव लंबे समय से काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और पिछले 42 दिनों से वो एम्स में अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। आपको याद होगा कि राजू श्रीवास्तव को जिम करते हुए हार्ट अटैक आया था और राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद बॉलीवुड में भी शोक की लहर बनी हुई है।
आपको बताएं कि बॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के बाहर जिस तरह से राजू श्रीवास्तव ने अपना प्यार लोगों को दिया और लोगों ने जिस तरह से राजू श्रीवास्तव को स्वीकार किया और उनको प्यार दिया, वो राजू श्रीवास्तव हमेशा बहुत ज्यादा मूल्यवान बताते हुए नजर आते थे। लेकिन 42 दिन एम्स के अंदर वो भर्ती रहे और हार्ट अटैक आने की वजह से वो एम्स के अंदर दाखिल हुए, यानी कि भर्ती करवाया गया। लेकिन 42 दिन तक वो इस जीवन और मौत के बीच जो है वो लड़ते हुए नजर आए। लेकिन आज जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस जो है वो लिए। आपको बताया राजू श्रीवास्तव का जो करियर है वो लाफ्टर चैलेंज से शुरू हुआ था और एक छोटे पर्दे के साथ साथ वो बड़े पर्दे पे भी अपना हुनर और अपनी काबिलियत जो है बिखेरते हुए नजर आए। लोगों को काफी ज्यादा प्यार देते हुए दिखाई देते थे, लोग उनसे काफी ज्यादा प्यार करते हुए नजर आते थे। लेकिन आज जो है बॉलीवुड पॉलिटिशियन, तमाम जो लोग हैं जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, तमाम देशवासी जो है काफी शोक में बने हुए हैं, क्योंकि 42 दिन से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि राजू श्रीवास्तव जो है हम सबके बीच स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। लेकिन आज एक दुखद खबर देखने को मिली। वहीं पर मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। दरअसल एक्सरसाइज के दौरान उनको हार्ट अटैक आया था और इसके बाद से ही उनके दिल्ली के एम्स में लगातार इलाज चलता हुआ नजर आया था। पहले डॉक्टरों ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव अब स्वस्थ हो चुके हैं और इसके बाद आज उनके निधन की खबर निकलकर सामने आई। उनके निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेताओं ने और फिल्म जगत की हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है और साफ तौर पर राजू श्रीवास्तव जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान को रुलाकर चले गए। महज 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है और तमाम जो बड़े लोग हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम देश के जो हमारे नेता हैं, हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं, हमारे देशवासी हैं, वो आज राजू श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमेशा वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।